बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। तो हमारे पास जितने भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त हमें डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है, डेवलपमेंट की फेजेस से गुजरना पड़ता है। लाइक अगर आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएं तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही है तो जस्ट ये नहीं होता कि बस आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई और आपने डेवलप कर दिया, बल्कि प्रॉपर आपको 6-7 फेजेस से गुजरना पड़ता है। और ये फेजेस, एक फेज के बाद दूसरी फेज कब आएगी और हम बैक पे पहले वाली फेजेस पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो इसकी बेस पे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स बनते हैं। तो हमने किस मॉडल को किस टाइम यूज करना है ये भी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस टाइम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसका नाम है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल हैं, जो फेजेस हैं, उनमें जो बेसिक मॉडल है वो कौन सा है? क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक मॉडल है। मींस के हम ये कंसिडर करते हैं कि इसकी जो डिफरेंट फेजेस जो होती हैं वो हम कंप्लीटली और अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करके दूसरी फेजेस पे जाते हैं। हालांकि कोई भी चीज़ आइडियलिस्टिक होती नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि स्टार्ट में तो ये जो आपके पास जो मॉडल था, अर्लियर दिस मॉडल वाज वेरी पॉपुलर। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट आपको पता है कि कोई भी चीज़ आइडियलिस्टिक होती नहीं है। जो डिफरेंट फेजेस हैं हमारे पास, कोई भी फेज आइडियलिस्टिक नहीं हो सकती। तो नाउ अ डे इट इज़ नॉट यूज। तो हमारे पास आजकल ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं होता जो आइडियलिस्टिक मॉडल है। तो बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं उनकी ये बेस है। ठीक है, और इसी की बेस पे बाकी वाले मॉडल्स को भी हम बनाते हैं। तो दिस मॉडल considers that one phase can be started after the completion of the previous phase। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे होते हैं कि एक फेज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हुई है और आप लोग क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट करके दूसरी पे जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं कि द आउटपुट ऑफ द वन फेज विल बी द इनपुट टू द नेक्स्ट फेज। तो इस लिहाज से जो है कि एक फेज की जो आउटपुट है दूसरी की इनपुट होगी। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है। सीक्वेंशियल मीन्स कि एक फेज कंप्लीट हो गई तो फिर आप दूसरी पे गए तो पीछे आप नहीं जा सकते, एक सीक्वेंस में आप चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस हैं इस क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की कि आपने सबसे पहले ये फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस फेज है, उसके बाद आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करनी है, फिर उसकी बेस पे आपने कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग करनी है, फिर आपने इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग करनी है और फिर मेंटेनेंस करनी है। तो ये देखें जिस तरीके से वाटरफॉल होता है, ऊपर से नीचे जाता है और कभी ऊपर नहीं जाता। इस तरीके से ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है इसमें भी एक फेज जब कंप्लीट हम दूसरी पे आए, दूसरी से तीसरी पे आए, तीसरी से चौथी पे, और इस तरीके से डाउन हम आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं। तो हम कभी एक फेज से दूसरी फेज पे नहीं जा सकते और हम ये देख रहे होते हैं कि एक फेज मुकम्मल हो चुकी है कम्प्लीटली, तो तभी हम दूसरी पे जा रहे होते हैं। ठीक है, और एक लिहाज से ये एक आइडियलिस्टिक मॉडल है और ये ऐसा होता नहीं है। एनीवेज ये फिर भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि इसकी बेस पे हमने बाकी काफ़ी सारे मॉडल्स डेवलप किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहली हम फेज जो थी हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी, हम देखते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। ठीक है, तो क्या है कि द मेन गोल ऑफ दिस phase is to determine whether it would be a financially and technically feasible to develop the software। feasibility study में हम लोग requirements वगैरह नॉर्मली नहीं देख रहे होते, जस्ट हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि फिजिकली और टेक्निकली, फाइनेंशियली और टेक्निकली ये हमारे
फाइनेंशियली और टेक्निकली जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है क्या ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये फिजिबिलिटी स्टडी करते कैसे हैं? हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंड करना पड़ता है और फिर इसके हमें डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। क्या क्या आप इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्या किया कि इसके डिफरेंट पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हो सकते थे वो हमने पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल दिए किन किन स्ट्रेटजीज के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, these different identified solutions are analyzed। फिर उन solutions की आपस में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किस बेस पे, उनके बेनिफिट्स और उनके ड्रॉबैक्स की बेस पे हम जो डिफरेंट जहाँ पे सॉल्यूशंस जो निकले थे उनको कैटेगराइज करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और बेस्ट वन जो सॉल्यूशन हमें लगता है हम उसको चूज कर लेते हैं। और बाकी इस जो वाटरफॉल मॉडल जो है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, उसकी जितनी भी फेजेज हैं उनको हम उसी बेस्ट सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। ठीक है, जो बेस्ट सॉल्यूशन निकला उन्हीं के लिए हम अगली जो फेजेज हैं फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी हो गया। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है कि हम फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर फिजिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस की एनालिसिस करते हैं कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है हम उसको अगली वाली फेजेस से गुजारते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो देखते हैं ये क्या चीज होती है। द एम ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड द स्पेसिफिकेशन फेज इज टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड द डॉक्यूमेंट दैम प्रॉपरली। फिजिबिलिटी में क्या था, हमने सॉल्यूशन को टेक्निकली और फाइनेंशियली देखा था कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है। जो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है और स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हम देखते हैं कि कस्टमर की हमारे पास ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, कस्टमर हमसे क्या चाहता है, कौन कौन से फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, कब तक हमें इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है, हमारे पास हमें कितना फाइनेंस वो कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इनकी रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस की जाती है। और इसके अंदर मजीद जो अगर आप लोग देखें, ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट एक्टिविटीज। इसके अंदर दो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर रहे होते हैं, दूसरा हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस क्या चीज है कि सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से गैदर करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनसे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम गैदर करते हैं। ठीक है, और ये जो गैदर्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं, फिर हम इंफॉर्मेशंस की भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एंड द गोल ऑफ द एनालिसिस पार्ट इज टू रिमूव द इनकम्प्लीटनेस एंड द इनकॉन्सिस्टेंसीज। अच्छा, तो इसका मकसद क्या होता है? इन एनालिसिस का मकसद ये होता है कि हमारे पास ताकि हमारे पास कंप्लीटनेस आ जाए, कोई इनकम्प्लीटनेस ना आ रहे। कंप्लीटनेस अब क्या चीज होती है कि हमारे पास जो है जितने भी मॉड्यूल पूछे गए हैं, सपोज हमें कस्टमर कहता है कि आप लोगों ने 10 जो है मॉड्यूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स गैदर करते वक्त देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास मॉड्यूल्स कितने हम लोगों ने मॉड्यूल बनाने हैं। अगर 10 उसने कहा है तो हम 10 ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीटनेस से बचने के लिए हम लोग ये रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। इसके अलावा इनकॉन्सिस्टेंसी से बचने के लिए कि अगर हमें 10 मॉड्यूल का बताया गया है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक जो मेरे पास जो मॉड्यूल होगा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा दूसरे मॉड्यूल से। तो अगर इस तरह की कुछ कॉन्ट्राडिक्टिव चीजें हैं तो वो हम अपने कस्टमर्स को भी बता देंगे ताकि स्टार्ट में ही हम इन चीज को नलिफाई कर सकें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने बताई हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं और ये डॉक्यूमेंट एज एन एग्रीमेंट यूज हो।
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या करता है, सर्व एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर। कस्टमर ने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में या डेवलपमेंट जो टीम है उसको अपना जो है जो भी प्रोजेक्ट दिया है तो उससे एक एग्रीमेंट करेगा, और एग्रीमेंट किसकी बेस पे होगा, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो है यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है, इसी की बेस पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। और बाद में जितने भी मसाइल आते हैं, कोई प्रोडक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, कुछ एरर्स रह जाती हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं होते, तो जो चीज़ें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एग्रीमेंट में लिखी गई होंगी वही देखी जाएंगी और इसी की बेस पे डिफरेंट फैसले किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हम एक सिस्टमेटिक वे से चल रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। अगर किसी भी कंपनी को आपने सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है तो ये नहीं है कि बस आपने दे दिया और वो बना के आपको दे देगा, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस को फिर हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फेज आती है, ये जो फेज है ये डिजाइनिंग की फेज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो प्रोग्रामर बैठे होते हैं जिन्होंने अपने आपके जो सॉफ्टवेयर को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है, तो वो फेस टू फेस आपसे रिक्वायरमेंट्स नहीं पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जो बंदा काम कर रहा होता है उसके सामने एक जो है डिजाइन पड़ा होता है। डिजाइन बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, द एम ऑफ द डिजाइन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट इनटू द स्ट्रक्चर। हाँ, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी एसआरएस डॉक्यूमेंट की, तो उसको हमने एक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, ताकि बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आपके पास जो प्रोग्रामर बैठा है जो किसी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके लिए आसानी हो। तो प्रोग्रामर क्या करता है, जो कोडिंग कर रहा होता है वो उसी सिर्फ डिज़ाइन को देखता जाता है और उसी के मुताबिक वो उस जो सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो उसके बाद जो फेज है वो कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग की है। अब क्या होता है कि आप लोगों ने डिज़ाइन तो ऊपर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन तो कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद आपने उनको कोड भी करना है। ठीक है, तो कोडिंग क्या होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाने होते हैं। इन कोडिंग फेज सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू द सोर्स कोड, ठीक है, यूजिंग एनी सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए एक सोर्स कोड में अपने डिजाइन को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना, एंड ईच डिजाइन मॉड्यूल इज कोडेड। और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं जो डिजाइन में हमने बताए होते हैं, उन डिजाइन के मॉड्यूल्स को हमें कोड करना होता है। ठीक है ना, और इसके बाद क्या होता है, द एम ऑफ द यूनिट टेस्टिंग फेज इज टू चेक वेदर ईच मॉड्यूल इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। फिर हम हर एक मॉड्यूल को जब बना लेते हैं तो हर एक मॉड्यूल को अलग-अलग चेक करते हैं कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा एज पर रिक्वायरमेंट, क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो हर एक मॉड्यूल को अलग-अलग जो चेक करना होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग हम करते हैं हर एक मॉड्यूल को अलग-अलग उसके अंदर एरर्स को रिमूव करने के लिए। तो अगला क्या है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग की थी, डिफरेंट मॉड्यूल्स को अलग-अलग चेक किया था। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं हम उनको इंक्रीमेंटली आपस में ऐड अप करते हैं। पहले एक मॉड्यूल के साथ दूसरे मॉड्यूल को क्या करेंगे, हम क्या कर रहे होंगे, उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे। जब वो दो इंटीग्रेट हो जाएंगे उनको आपस में चेक कर लेंगे, उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, फिर उसके बाद तीसरा उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरीके से इंक्रीमेंटल जो होती है आप लोगों के पास जो इंटीग्रेशन होती है मॉड्यूल्स की, वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स आर अंडरटेकन सून आफ्टर दे हैव बीन कोडेड एंड यूनिट टेस्टेड। यूनिट टेस्ट हो गए मॉड्यूल, अब हमने उनकी इंटीग्रेशन कर दी, और इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस मॉड्यूल्स इज कैरीड आउट इंक्रीमेंटली। ये देखें, इंक्रीमेंटली हमने इसको क्या किया है, इसको कैरी आउट किया है ओवर ए नंबर ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर इंक्रीमेंटली हमने जो है मॉड्यूल्स को आपस में एड अप किया है। ड्यूरिंग द ईच इंटीग्रेशन स्टेप the previous planned modules are added to the partially integrated system and resulted system is tested। तो हर दफा जब न्यू मॉड्यूल हम ऐड करते हैं
तो जो हमारे पास जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आता है उसको हम सिस्टम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सिस्टम को हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। फाइनली आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट मॉड्यूल्स हैव बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड, जब सारे के सारे हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स थे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर थे या डिजाइनिंग के वक्त हमने मॉड्यूल्स बनाए थे, डिजाइन किए थे, जब वो सारे के सारे आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं तो हम सारे के सारे सिस्टम की ओवरऑल हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब के सब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया और उनकी टेस्टिंग की, जिसको हमने सिस्टम टेस्टिंग का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये जो हम जितनी भी फेजेस पढ़ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है, मीन्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त जो फेजेस हैं वो कौन सी हैं, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, जो सिस्टम टेस्टिंग है यहाँ पे इस स्लाइड में जो हमारे पास जो सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम पे कर रहे हैं, तो उसकी भी आगे जो है ना हमारे पास 3 तरह की जो है वो टेस्टिंग होती हैं। सबसे पहली टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग। ये टेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट टीम ही करती है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है पूरी की पूरी टीम, ये जो इसको टेस्ट करती है कि क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, हमने क्या वो कंप्लीट की हैं या नहीं की, क्या उसके अंदर कोई इनकॉन्सिस्टेंसीज तो नहीं है, क्या हमारे पास जो पूरे का पूरा सिस्टम आ रहा है इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट रह तो नहीं गई, इसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है। उसके बाद जो बीटा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपके जो फ्रेंडली जो आपके पास कस्टमर्स होते हैं आप उनके हवाले कर देते हैं और वो आप उसको टेस्ट करके देते हैं। और तीसरी टेस्टिंग किस तरह की होती है, सिस्टम टेस्टिंग, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है, तो आप कस्टमर से रिव्यूज लेते हैं और रिव्यूज जब आते हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो उनकी रिव्यूज की बेस पे आप अपनी ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली वो आपके रिव्यूज ही आपके पास टेस्ट होते हैं। तो आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन डिलीवर्ड द कस्टमर परफॉर्म्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू डिटरमिन वेदर टू एक्सेप्ट द डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर और टू रिजेक्ट इट। तो क्या होता है कि आपने लॉन्च कर दिया मार्केट में और लोग जो हैं इसको यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो है कोई कमी तो नहीं रह गई, तो इसके बाद वो अपना फीडबैक देंगे डेवलपमेंट टीम को, ठीक है। तो ये 3 तरह की सिस्टम टेस्टिंग थी, एक अल्फा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग और तीसरी क्या थी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अब जो एक इम्पोर्टेंट फेज है ये हमारे पास कौन सी है, ये मेंटेनेंस की फेज है, ठीक है। अब मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अब मेंटेनेंस क्या होता है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे मेंटेनेंस में आ जाता है। द एफर्ट्स, और इसको कहा जाता है द एफर्ट्स स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस इज 60% ऑफ द टोटल एफर्ट्स स्पेंट टू डेवलप ए फुल सॉफ्टवेयर। एक फुल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त जितनी एफर्ट्स लगी थी वो 40% एफर्ट्स थी और 60% मेंटेनेंस पे लगती हैं, और इसका मार्जिन कितना होता है, 60% का होता है। देयर आर द बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ द मेंटेनेंस, 3 तरह की मेंटेनेंसेस होती हैं, ठीक है। पहली क्या होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द मेंटेनेंस इज कैरिड आउट टू करेक्ट द एरर्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। जब प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था, तो वहां पे आपके पास हर एक फेज में कुछ ना कुछ एरर्स रह गई थी जिनको उस टाइम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो वो क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस, उन जो एरर्स जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। इसके बाद जो परफेक्टिव मेंटेनेंस होती है, दिस टाइप ऑफ द मेंटेनेंस इज कैरिड आउट टू इनहेंस द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वेस्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर ने कुछ एडिशनल फीचर्स बता दिए, तो वो हम उनको एकोमोडेट करने के लिए क्या होते हैं, परफेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। न्यू फीचर्स वो कहते हैं कि ये भी आप लोग डाल दें इस सॉफ्टवेयर के अंदर, हमें ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके लिए हम परफेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। इसके बाद एडाप्टिव मेंटेनेंस होती है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर हमने पहले किसी सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है और अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम किसी दूसरे सिस्टम पे दूसरे इन्वायरमेंट में जाके इसको जो है ना इंस्टॉल करें, तो इस वक्त जो हमारे पास जो मेंटेनेंस है ये हमारे पास एडॉप्टिव मेंटेनेंस है। एडॉप्टिव मेंटेनेंस इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर
पोर्टिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क इन अ न्यू इन्वायरमेंट, नए इन्वायरमेंट में पोर्ट करने के लिए, सच एज वर्क ऑन ए न्यू। तो न्यू इन्वायरमेंट में अपने सॉफ्टवेयर को पोर्ट करते वक्त जो मेंटेनेंस होती है वो एडाप्टिव मेंटेनेंस होती है। तो टोटल 3 तरह की मेंटेनेंसेस हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि एरर्स को रिमूव करने के लिए लॉन्च कर दिया, कुछ एरर्स आ गई, उस टाइम आपने इनको हैंडल करना है। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि आपने जो है कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज इसके अंदर ऐड करनी है। और अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या है कि आपके सिस्टम का सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट आपने किसी चेंज हो गया, किसी और इन्वायरमेंट में आपने इसको लॉन्च करना है, तो उस वक्त अडेप्टिव मेंटेनेंस होती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या इसके जो है ना एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो हम इन 2 स्लाइड्स के अंदर देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? दिस मॉडल इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। है तो ये सिंपल, बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि हर एक जितनी भी फेजेस हैं, एक फेज को कंप्लीट करके आपने दूसरी पे जाना है और एक फेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स उसकी आपने समझनी है, तभी अब अगले पे जाना है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई लूप नहीं है, फीडबैक पाथ नहीं है जिस तरीके से बाकी वाले मॉडल्स में है हमारे पास, तो इसलिए बहुत आसान है। फेजेस इन दिस मॉडल्स आर प्रोसेस्ड वन एट ए टाइम। एक फेज को एक टाइम करते हैं, कभी भी हम पीछे नहीं आ सकते, एक फेज से पीछे वाली फेज पे नहीं जा सकते, या हम आखिरी फेज से बिल्कुल स्टार्ट वाली फेज पे नहीं जा सकते। तो हर एक फेज को सिर्फ और सिर्फ एक टाइम किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ईच स्टेज इन द मॉडल इज क्लियरली डिफाइंड। तो हर स्टेज जो होती है मॉडल के अंदर वो क्लियरली डिफाइंड होती है। डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रहे होते हैं या डिफरेंट जो फेजेस होती हैं, हर एक स्टेज जो है क्लियरली डिफाइंड होती है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती। सब कुछ रिक्वायरमेंट्स हम ये अज्यूम करते हैं, हमें सब रिक्वायरमेंट्स का पता है, सब सोल्यूशंस का पता है और अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं। हालांकि ऐसा आइडियलिस्टिक कोई चीज़ होती नहीं है, बट स्टिल इट्स एडवांटेज, इट्स अ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, हमने इसके साथ चलना है, बेसिक मॉडल है। दिस मॉडल हैज़ अ वेरी क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन। जिस तरीके से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टूड होती हैं इसके अंदर, इस तरीके से हमारे ये जो वाटरफॉल मॉडल उस प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है जिसके माइलस्टोन्स जो होते हैं, जिसके जो गोल्स होते हैं या जिसकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं हमारे पास वेल डिफाइंड होती हैं। रिक्वायरमेंट्स के अलावा इनकी आउटपुट जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, इसके कब हमने कंप्लीट करना है, कब हो पाएगा, ये भी हमारे पास कंप्लीटली पता होती है। इसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस, एक्शंस, रिजल्ट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। क्योंकि हमें आउटपुट का भी, माइलस्टोन्स का भी प्रॉपर पता होता है, हमें जो है ना रिक्वायरमेंट्स का भी प्रॉपर पता होता है, तो हम इसी वजह से कहते हैं कि हम इनको वेल डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं। जब चीज़ों का पता है कि क्या क्या है तो अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट भी हो जाती हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी हैबिट है इसके अंदर, जिस तरह बहुत अच्छी हैबिट क्या है कि सबसे पहले डिफाइन बिफोर डिज़ाइन। डिजाइनिंग करने से पहले सारी की सारी आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेनी है, फिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, सब कुछ कर लेना है। और इसके अलावा डिजाइन बिफोर कोड, तो डिजाइनिंग मुकम्मल करो पहले, तभी कोड पे जाओ। ठीक है, दिस मॉडल वर्क्स वेल फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। तो कहा जाता है कि ये जो मॉडल है ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जबकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और छोटे प्रोजेक्ट के लिए क्यों आसान होता है? क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेल अंडरस्टूड होती हैं, इसकी जो माइलस्टोन्स होते हैं वो वेल अंडरस्टूड होते हैं। अभी हम आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है इसके ड्रॉबैक्स पे आते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या होता है। तो 3 ड्रॉबैक्स हैं। एक तो इसके अंदर कोई नो फीडबैक पाथ, इसके अंदर कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ फीडबैक पाथ क्या होता है। इसके अलावा डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द चेंजेस रिक्वेस्ट। अगर एक आपके पास जो कस्टमर है कुछ चेंजेस रिक्वेस्ट कर दे लॉन्च करने के बाद, तो ये हम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है इसके डिफरेंट फेजेस के दरम्यान में ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फीडबैक पाथ क्या होता है। तो फीडबैक पाथ क्या होता है कि आपने एक फेज से दूसरी फेज में जब शिफ्ट होना होता है तो शिफ्ट होने से पहले आप कुछ फीडबैक लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं रह गई। ठीक है, और अगर एरर रह गई है तो आपने उसको क्या करना होता है, पहले अकोमोडेट करना होता है, फिर आप नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। हालांकि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में ये कोई फीडबैक पाथ कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने क्या किया है कि एक स्टेज को मुकम्मल किया बिल्कुल, और दूसरी पे जब आ गए तो पहले वाली की कोई फीडबैक की बेस पे आप ऊपर वाले फेज पे नहीं जा सकते।
ठीक है। इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इवोल्यूशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन फेज टू द अदर फेज इज लाइक वाटरफॉल। ये वाटरफॉल की तरह होता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। इट assumes दैट नो एरर इज एवर। तो क्या एज्यूम किया जाता है कि कोई भी डेवलपर से किसी भी फेज पे कोई जो है एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। Therefore, it does not incorporate any mechanism for the error correction. Error correction का कोई mechanism नहीं होता। तो इसके अलावा जो होता है हम difficult to accommodate changing request, हम request जो कस्टमर की होती है कि कोई मॉड्यूल चेंज कर दें या कोई एडिशनल डाल दें, ये भी नहीं हम नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लोगों ने एक कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट आ गई और आप किसी भी फेज पे हैं, तो उस फेज के अंदर उस डायरेक्टली आप उस जो है वो रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एसआरएस के डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारी की सारी डिफाइन होती हैं, और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के बाद दूसरी फेजेस पे आते हैं। डॉक्यूमेंट अगर कोई आ भी गई है रिक्वायरमेंट कस्टमर की, तो सबसे पहले हम एसआरएस में डालेंगे और उसके बाद उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर हम उसको जो है कोड करेंगे, ठीक है। कोड करने के बाद टेस्ट वगैरह करेंगे और लॉन्च करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर जो है ना कोई हम पिछली फेज पे जा नहीं सकते, किसी भी फेज से हम एसआरएस के डॉक्यूमेंट तक जा नहीं सकते, तो जो कस्टमर ने अगर कोई रिक्वायरमेंट बता भी दी हैं तो हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। दिस मॉडल assumes that all the customer requirements can be completely and correctly defined at the beginning of the project, but actually the customer's requirements keep on changing with time. कस्टमर की रिक्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज तो होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में एक स्टेज से नीचे आते हैं, ऊपर कभी भी नहीं जाते। इट इज़ डिफिकल्ट टू अकोमोडेट एनी चेंज रिक्वेस्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन फेज इज कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद नो ओवरलैपिंग ऑफ द फेज। नॉर्मली क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम काम कर रही होती है तो वो 2 या 3 जो फेज होती हैं उनको ओवरलैप कर लेती है, ताकि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाए, हमारी कम कॉस्ट लगे, टाइम के लिहाज भी कम हो सकता है, रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, आपकी मेन पावर हो सकती है, तो वो भी आप उसको बचाने के लिए भी आप ओवरलैप करवा सकते हैं। लेकिन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हमने जो है किसी भी फेज को दूसरी के साथ ओवरलैप नहीं करना, एक कंप्लीट होगी तो दूसरी पे आएंगे। तो इस लिहाज से ये कॉस्ट एफिशिएंट ये प्रोजेक्ट, ये जो डिज़ाइनिंग, ये जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारे पास। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो है लेक्चर ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये जितने भी ये हमारे पास जो लेक्चर था, इसने सबसे पहले आप लोगों ने सारी की सारी स्लाइड्स को देखना है, इनके एनालिसिस करनी है कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर आपने एक दफ़ा स्केच माइंड के अंदर बना लिया, उसके बाद आपने हर एक जो टॉपिक है उसको थॉरोली पढ़ना है कि इसके अंदर क्या कुछ है। लाइक हमने यहाँ पे दोबारा ओवरव्यू में दे दूँ आपको। सबसे पहले हमने बताया कि वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पे ये सारी के सारा जो लेक्चर है, उसके बाद आपने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में बेसिक पढ़ा कि खुद ही क्या चीज़ है, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस आप लोगों ने देखी। उसके बाद अगली जो 6-7 स्लाइड्स हैं वो हर एक स्टेज पे हैं कि हर एक स्टेज क्या चीज़ होती है, हम इसका मकसद क्या होता है, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, फर्दर इसके अंदर भी कुछ फेजेस थी, फिर डिज़ाइनिंग क्या होती है, कोडिंग यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी स्टेजेस आप लोगों ने देख लेनी है। ये स्टेजेस के बाद हम लोगों ने फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले माइंड के अंदर स्केच बनाना है कि कौन कौन से हैं, फिर उनके एनालिसिस करके फिर हर एक जो आप लोगों के पास जो टॉपिक है उसको थॉरोली पढ़ना है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।